बच्चों मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। बच्चों वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। बेटा आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही है। चलिए, बेटा आज का टॉपिक हम लोगों का है, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और जल्दी से आ जाइए। कल बेटा कहाँ तक पढ़ा दिया था बता दीजिए जल्दी से। सर फ्लूइड डायनामिक स्टार्ट करना था मुझे। अच्छा, डायनेमिक्स स्टार्ट कर। बेटा डायनेमिक्स में आता है नंबर 1, हम बात करते हैं कि फ्लो हमारा कितने तरीके का होता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारे पूरी स्टडी होती है लिक्विड फ्लो की, वो हमारी स्टडी होती है लेमिनार फ्लो होता है, एक स्टीम लाइन फ्लो होता है। हम पूरी की पूरी स्टडी करते हैं स्टीम लाइन मोशन। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम लोग स्टडी करेंगे स्टीम लाइन फ्लो में। स्क्रीन आ रही है ना बच्चों? और स्टीम लाइन फ्लो जो होता है ये एक स्लो मोशन होता है लिक्विड का किसी भी पाइप में कहीं पर भी। और स्लो मोशन का मतलब होता है कि हम किसी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में स्लो कहते हैं। तो एक वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू होती है रेनॉल्ड नंबर आर ई इंटू ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और अपॉन होता है बेटा, अपॉन होता है अपॉन होता है रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और अपॉन होता है बेटा डी डायामीटर। अब मेरा कहने का मतलब है कि जो रेनॉल्ड नंबर में जो हम लोगों ने वेलोसिटी यहां पर यूज करी है बेटा, है जब माना जाता है कि 0 से लेकर 1000 तक रेनॉल्ड नंबर होता है, लगभग कुछ किताबें 2000 तक देती हैं, लेकिन 1000 तक अगर हम ले लेंगे तो रेनॉल्ड नंबर हमारा स्टीम लाइन मोशन के लिए 1000 तक, वैसे मैं 2000 लिख दे रहा हूं लेकिन 1000 उसमें मैं बोल रहा हूं 1000 तक, फिर मैं बोल रहा हूं कि 2000 से कम। तो बात दोनों समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? यहां स्टीम लाइन मोशन होता है, वेलोसिटी हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। और ईटा होता है किसी भी लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो होता है डेंसिटी। और अगर हमारे रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा हो जाए तो पक्का है कि हमारा मोशन जो है वो टर्बुलेंट होता है। अब ये टर्बुलेंट है क्या? अब ये टर्बुलेंट है क्या, है ना? मतलब याद रखिएगा टर्बुलेंट है क्या। टर्बुलेंट होता है, और जो जैसे कभी गाड़ी में भड़बड़ 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 आवाज आने लगती है, गाड़ी हमारी फिर बंद होने वाली होती है, तो जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट टाइप में होता है, तो ये हमारा टर्बुलेंस होता है। तो अगर हम कहीं पर भी देखें बेटा, खेत में पानी लग रहा है तो पानी धीरे 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 चल रहा है। अगर आप यहां पर देखिए तो स्टीम लाइन फ्लो हमेशा स्लो मोशन होता है और टर्बुलेंट फ्लो हमेशा तेज मोशन होता है। टर्बुलेंस का मतलब होता है कि, एक बार फिर सुन लीजिएगा, कि अगर हम लिक्विड हमारा गोल गोल घूम कर चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो अगर हम यहाँ पे बनाए टेंजेंट, तो टेंजेंट हमारी हर पल बदल रही है, यानी लिक्विड की डायरेक्शन हर पल बदल रही है। लेकिन अगर हम टेंजेंट बनाएंगे लेमिनार फ्लो या स्टीम लाइन फ्लो में, तो टेंजेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। और दूसरी बात, स्टीम लाइन फ्लो में क्या होता है, हर आगे वाला मॉलिक्यूल, देखो पीले पीले से दिखा रहा है मॉलिक्यूल नंबर 1, ये जो पाथ फॉलो करके जाता है वही पाथ हमारा दूसरा वाला फॉलो करता है, और वही पाथ हमारा तीसरा वाला फॉलो करता है। पीछे वाले मॉलिक्यूल पाथ वही फॉलो करते हैं जो पाथ आगे वाले मॉलिक्यूल बना के जाते हैं। कहने का मतलब है स्कूल से छुट्टी हुई, कोचिंग से छुट्टी हुई और बच्चों को बोला कि लाइन में निकलिए,
तो जब बच्चों को बोला लाइन में निकलिए तो एक के पीछे दूसरा बच्चा होगा, तो इसको कहते हैं लेमिनार या स्टीम लाइन। और जब हम बात करते हैं टर्बुलेंस, तो भगदड़ मच गई, भूकंप आ गया, भगदड़ मच गई, तो ये हमारा टर्बुलेंस होता है। हमेशा याद रखिएगा, स्टीम लाइन मोशन में पूरे के पूरे अपने चैप्टर के कैलकुलेशंस को हम पढ़ेंगे, कोई भी कैलकुलेशन हम लोग टर्बुलेंस में नहीं पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं। कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल हमारा मास कंजर्वेशन को लेकर चलता है। मास कंजर्वेशन में सबसे पहले तो हम एक बात समझ लेते हैं कि बेटा अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाए, सारे बच्चे देख लीजिए, एक बार ग्रुप पर डाल दीजिए बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई है। ग्रुप पर बेटा डाल दीजिए। एक 1000 से 2000 के बीच में नॉन स्टेडी मोशन, नॉन स्टेडी का मतलब बेटा टर्बुलेंस। सर जैसे 1000 से कम में स्ट्रीम लाइन होता है हाँ, और 1000 2000 तक। से ज्यादा टर्बुलेंट मोशन। हाँ यस सर, 1000 से कम या इक्वल टू। हाँ हाँ, 1000 कम सेफर साइड है। कुछ किताब और कहती है, कुछ किताब कहती है 1200 1500 पे टर्बुलेंस होने लगता है। ठीक है, सेफ साइड है। अभी हम एक बार एनसीईआरटी भी खोल लेते हैं, कोई ऐसा खास सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी से पता कल चल जाना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो एनसीईआरटी में पता चल जाना चाहिए कि हम लोग जो है उसको टर्बुलेंस कहां तक लेते हैं। तो देखो बेटा, एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूं, ये आ रही कि नहीं आ रही एनसीईआरटी? और जब हम लोग बेटा बात करते हैं, एनसीईआरटी में कोई ऐसा एक्चुअली उन्होंने रेनॉल्ड नंबर लेके फॉर्मूला दिया नहीं, जैसे उन्होंने बताया है। देखिए देखिए बेटा, ये बताया है, और हाइड्रोलिक मशीन ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। पास्कल्स लॉ देखो, कल पढ़ाया था पास्कल्स लॉ बेटा, ये बताओ, ये क्वेश्चन कराया था बच्चों में? नो सर। कार वाला कराया था ना, याद करो। कार वाला, यस हाँ, ये सर, कार वाला 150 कराया। आंसर आया था। यस सर कराया हाँ, था। बस वैसे ही सवाल ये भी है, बस इसमें वैल्यू थोड़ी बदल दी है। अब देखो यहाँ से एनसीईआरटी कहती है कि स्टीम लाइन फ्लो सो फार एज वी स्टडी फ्लूइड एट रेस्ट। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि फ्लूइड अगर हमारा मोशन में होता है तो डायनेमिक्स की बात करते हैं, और डायनेमिक्स में सबसे पहले हम लिक्विड के फ्लो की बात करते हैं बेटा। और कोई भी हमारा लिक्विड होता है ना बेटा, देखा, द फ्लो ऑफ द लिक्विड सेड टू बी स्टेडी इफ एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ये स्टेडी हो गया। मतलब स्टेडी का मतलब हो गया कि हम ये बात कहना चाहेंगे कि हमारी वेलोसिटी यानी डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी। तो स्टेडी कांस्टेंट इन टाइम। अब बेटा बात करते हैं, अगर हम लोग दिस डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज सेम, पूरे के पूरे स्पेस में सेम हो जाए। द वेलोसिटी ऑफ द पर्टिकुलर पार्टिकल में चेंज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यानी कि स्टेडी फ्लो के लिए कांस्टेंट इन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टेडी फ्लो के लिए हमारा वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट है। मतलब ए डायग्राम स्टेडी फ्लो बता रहा है, लेकिन हम बात अगर आगे बढ़ जाए हम लोग यहाँ पे, तो वो ये कहना चाहते हैं कि दैट इज एट सम अदर पॉइंट द पार्टिकल मे हैव डिफरेंट वेलोसिटी बट एवरी पॉइंट ऑफ द पार्टिकल व्हिच passes द सेकंड पॉइंट बिहेव एग्जैक्टली एज द प्रीवियस पार्टिकल जस्ट पास अवे। जैसे ही हमारा पार्टिकल निकलता है, आगे बढ़ जाता है, तो हर पार्टिकल हमारा स्मूथ और एक ही पाथ को फॉलो करे, और एक ही पाथ को अगर फॉलो करेगा तो उसको बेटा स्टीम लाइन कहते हैं। तो मतलब मैं अगर बोलूं कि स्टीम लाइन में एक ट्रेजेक्ट्री बनती है, प्रॉपर एक स्टीम लाइन में ट्रेजेक्ट्री बनती है। मतलब पार्टिकल हमारा जब भी फॉलो करेगा, तो हम लोग एक स्टीम लाइन का मतलब होता है कि फ्लूइड हमारा एक ट्रेजेक्ट्री में चलता है। द पाथ टेकन बाय द फ्लूइड पार्टिकल अंडर द स्टेडी फ्लो इज स्टीम लाइन। इट इज डिफाइंड एज कर्व whose tangent at any point
इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, हमेशा टेंजेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी होती है उस पॉइंट पे, यानी टेंजेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो कोई दिमाग में कोई चीज ऐसी लाने की कोशिश मत करिए, और कोई भी दो स्ट्रीम लाइन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपकी लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस नहीं करती हैं, कोई भी स्ट्रीम लाइन लेयर होती है वो कभी भी क्रॉस नहीं करती है। नो टू स्ट्रीम लाइन क्रॉस इफ दे डू सो, इसका मतलब ऑन कमिंग लिक्विड, जो आने वाला लिक्विड पार्टिकल है वो किधर भी जा सकता है, उसकी दो डायरेक्शन हो जाती हैं। इसका मतलब फ्लो हमारा अगर दो डायरेक्शन देने लगेगा तो नॉट स्टेडी। जब हमारा दो स्ट्रीम लाइन क्रॉस करेंगी तो नॉट स्टेडी हो जाता है बेटा। अगली बेटा बात यहाँ पे करते हैं हम, अगर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आपको। स्टेडी फ्लो इज, गरिमा बोलिए। सर मतलब इक्वेशन 10.22 के दिया हुआ है टर्बुलेंस के बारे में, मतलब रेनॉल्ड नंबर और अनस्टेडी मोशन। इक्वेशन कहाँ दिया है? 10.22 के ऊपर। 10.22 ऊपर है सर इक्वेशन, हाँ मतलब 10.22। नीचे करते जाइए। लैग हो रही वॉइस आप मेरी वॉइस लैग कर रही है? की। यस सर। अब ठीक है सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए इधर देखिए, तो टर्बुलेंस में हमारे पास, टर्बुलेंस में हमारे पास कहते हैं कि क्रिटिकल स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड से फ्लो करेगा तो टर्बुलेंट होने लगेगा, और हम लोग फास्ट मूविंग पार्टिकल देखते हैं। और हम लोग यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, एक बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये टर्बुलेंस हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये पहला वाला तो स्टीम लाइन है और दूसरा वाला टर्बुलेंस है। तो पहला वाला स्टीम लाइन है, उसमें हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो रही, लेमिनार फ्लो कहते हैं, और दूसरा वाला आपका होता है लेमिनार, और स्टीम लाइन का नाम एक ही है, और दूसरे वाले में टर्बुलेंस होता है। तो यहां तक तो ये हो गया, फ्लो हमने बता दिया। टर्बुलेंस में क्या होता है कि डायरेक्शन बदल जाती है लगातार, और हमारा जो लिक्विड होता है वो कर्ल में चलता है, मतलब वो हमारा लिक्विड वर्लपूल में चलता है, भंवर बनने लगती है। जहां लिक्विड गोल गोल घूमने लगे, समझ लीजिए वहां मामला गड़बड़ है, वहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ है, और वहां पे बेटा बहुत ज्यादा वेलोसिटी है बेटा। इसका मतलब वहां खतरे की घंटी बज रही है। आइए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। देख हमने रेनॉल्ड नंबर मैं देखना चाहता हूं, तो आपने क्या बताया 10.22 पे दिया है? यस सर, मतलब हेडिंग 10.6 है और इक्वेशन 10.22 के ऊपर। ये तो यार विस्कोसिटी आ गई। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू नहीं दी है। अब बताओ बेटा मेरी आवाज सर अब ठीक है। ठीक है सर। अभी भी लैग कर रही है? दोबारा रिज्वाइन करें, क्या करें? नहीं नहीं ठीक है सर। सही है। अच्छा, देखो कहीं दिख रहा है आपको? बस मुझे एक ही जगह पे दिख रहा है यहाँ पे। बच्चों मैंने ये सब पढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा, ये देखो सब पढ़ा दिया है आपको, ये सारी चीजें, ये सब मैंने पिछली वाली क्लास में सब पढ़ाया है। एक एक लाइन हमने पढ़ाई है, टेम्परेचर डिपेंडेंस सब चीज पढ़ाई है मैंने। बेटा हमें रेनॉल्ड नंबर दिया है कहीं एनसीईआरटी में? गरिमा तुम क्या देख रही हो? बाकी बच्चों खोलो एनसीईआरटी। सर 10.6 पे रेनॉल्ड नंबर दिया हुआ है। हम जो खोल रहे हैं उसमें 10.6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? देखो 10.6 ये 10.6 सरफेस टेंशन दिया है। सर तो इससे पहले देखिए, मतलब मेरी एनसीईआरटी में दिया है। हैं? सर मेरी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अरे हमें नहीं, हमें नई वाली में हमें मिले ही नहीं, हम तो पढ़ा डाला है कितने, तुम बोल रही तो मैं खुद ही तुम्हारे साथ चलने लगा। में हटा
और एक सर जगह नई बैक वाले साइड में में, हटा दिया गया होगा। हाँ एक जगह बैक साइड में, इसीलिए मैंने आपको एनसीईआरटी खोल के दिखाया है। एक जगह बैक साइड में बेटा उन्होंने एनसीईआरटी के बारे में कुछ बातें और बताई हैं, वहां पे उन्होंने एक जगह रेनॉल्ड नंबर दिया है, बिल्कुल बैक साइड में। चलो नहीं है बेटा, ओल्ड वाली एनसीईआरटी में जरूर होगा। तो हम लोग अपनी दूसरी चीज पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया बेटा, सारी चीजें बता दी हैं कि किस जगह पर आपका, ये देखिए अब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो कहता है ना बेटा, आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहता है, सारे बच्चे ध्यान से सुने, कि अगर हम लिक्विड की वेलोसिटी आपको बोलते हैं, अच्छा बेटा ठीक है, देखते हैं। अगर बेटा हम लिक्विड में वेलोसिटी देखते हैं और लिक्विड हमारा अगर मान लीजिएगा 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो वो लिक्विड एक सेकंड में 10 मीटर तक पाइप को भिगो देगा बेटा। सुनो मेरी बात, 10 मीटर तक पाइप को भिगो देगा। तो 10 मीटर तो उसकी हो जाएगी बेटा लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर दिया जाता है तो पाइप का, हम अब चाहे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया वाला पाइप हो या क्रॉस सेक्शन वाला हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया वाला पाइप हो, दोनों कंडीशन में पाइप जब हमारा दिया जाएगा तो बेटा याद रखिएगा A इंटू वी, ए इंटू लेंथ, एरिया इंटू लंबाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसी को कहते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोड, या हम इसको कहते हैं फ्लो रेट। तो किसी भी जगह पे कोई पूछे कि फ्लो रेट बता दो, तो एक सेकंड में लिक्विड की चली गई दूरी जो होती है वो उसकी वेलोसिटी पॉइंट होता है। मान लीजिए पाइप लिया है नॉन यूनिफॉर्म, और एक सेकंड में v1 वेलोसिटी से हमारा लिक्विड ऑन कमिंग लिक्विड है, आने वाला लिक्विड है, और ये एक सेकंड में v1 दूरी चलेगा। तो आने वाले लिक्विड में वॉल्यूम पर सेकंड कितना एंटर करेगा, a1 v1। तो डेंसिटी कितनी हमारी मल्टीप्लाई कर दें इसकी, तो मास एंटर निकल आएगा। तो कहानी ये कहती है कंजर्वेशन ऑफ मास में कि जितना मास लिक्विड का पाइप में एंट्री करेगा उतना ही मास हमारा बेटा के उतना ही मास हमारा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डेफिनेटली वो हमारा मास बाहर निकलेगा। तो हम ये बात कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लीविंग द पर सेकेंड फ्रॉम द पाइप, ये वाला हमारा वॉल्यूम जो होगा वो A2V2 होगा। अब कहने का मतलब बेटा वॉल्यूम अगर A2V2 होगा तो मास हमारा A2V2 रो हो जाएगा। तो हम क्या करें, इनकमिंग मास इक्वल टू आउटगोइंग मास कर लें, तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से A1V1 इक्वल टू A2V2 आ जाएगा। समझ जाएंगे कि पाइप जहां पे सकरा होगा वहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर निकालें कि फ्लो रेट बताओ, तो कोई पूछे कि फ्लो रेट बताइए, तो याद रखिएगा फ्लो रेट निकालने का तरीका क्या होता है। फ्लो रेट निकालने का तरीका क्या होता है, फ्लो रेट निकालने का तरीका होता है वॉल्यूम फ्लोड ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम। तो ये हमेशा अच्छा आप लोग केमिस्ट्री में नहीं कंसंट्रेशन देते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, इस तरह से देते हो कि नहीं देते हो, मास अपॉन मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ऐसे हम अगर बात करें तो मास पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली बात किया जाएगा पूरे के पूरे चैप्टर में, तो फ्लो रेट होता है एवी, फ्लो रेट को कहते हैं बेटा एवी कहते हैं। एवी, एवी का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोड पर यूनिट टाइम। अच्छा बेटा हम बात करते हैं कि कितना हमारा लिक्विड जब चलता है तो लिक्विड के मोशन में कितने प्रकार की एनर्जी लेकर चलता है। तो अगर हमारा कोई पाइप लिया है हमने ये वाला, और पाइप में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लिक्विड हमारा एंटर करता है v वेलोसिटी से, तो पाइप हमारा जब वेलोसिटी v से लिक्विड ऑन कमिंग लिक्विड आ रहा है, तो हम यहाँ पे जब इसको फोर्स लगाएंगे तभी तो लिक्विड पाइप में चलेगा। और अगर हम लिक्विड को फोर्स लगाएंगे तो कहा जाता है कि फ्लूइड में फोर्स लगा के नहीं वर्क किया जाता है, फ्लूइड में हमेशा प्रेशर लगा के वर्क किया जाता है। फिर सुनो मेरी बात, फ्लूइड में प्रेशर अप्लाई करके वर्क करते हैं। तो हमने बेटा कितना यहाँ पे वर्क किया, F इंटू L, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लिक्विड को, L। एक पाइप में एक जगह से दूसरे जगह भेजा
तो F इंटू एल हमने वर्क डन हुआ, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी जो होती है किसी भी लिक्विड की, उसको डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा फ्लोइंग लिक्विड, जब किसी भी पाइप में लिक्विड v वेलोसिटी से चलने लगता है तो चलते हुए लिक्विड में टोटल मास अगर m ले लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हाफ mv²। तो पूरे लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी जो हमारी एसोसिएटेड है वो हाफ mv² होती है, और पूरे लिक्विड में हम ये मान के चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² है वो पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकाली जाएगी तो वो हमारा आ जाएगा हाफ ρv²। मास अपॉन वॉल्यूम हमारा हो जाएगा डेंसिटी। बेटा अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्योंकि हमने जो पाइप लिया है वो ग्रेविटेशनल हाइट h पर लिया है, तो फ्लोइंग लिक्विड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये आ जाएगा आपका mgh और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास। तो बच्चों एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, mgh अपॉन v जो होगा, ध्यान रखिएगा, मास अपॉन वॉल्यूम जो लिया जाएगा इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। तो किसी भी फ्लोइंग लिक्विड में हमारे पास जो डेंसिटी का टर्म आएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में आ जाएगी, वो ρgh आ जाएगी। बेटा बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? बर्नौली थ्योरम आइडियल फ्लूइड के लिए बात करती है। बर्नौली थ्योरम हमारी आइडियल फ्लूइड के लिए बात करती है, और बर्नौली थ्योरम हमारी बात करती है स्टीम लाइन मोशन, यानी कि फॉर स्टीम लाइन। पूरे के पूरे चैप्टर में हम स्टीम लाइन फ्लो जब होगा तभी काम करेंगे। स्टीम लाइन जब फ्लो होगा तभी हम लोग पूरे चैप्टर में वर्क करेंगे। कहने का मतलब है कि पूरे चैप्टर में जो स्टीम लाइन मोशन लिया जाएगा, टर्बुलेंस में कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। छोटे क्लास में जब हम पढ़ते थे तो हम लोग को बर्नौली थ्योरम एक्सपेरिमेंट, हम लोगों को पूरा बर्नौली थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती थी, याद करो बेटा। बच्चों बर्नौली थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती थी कि नहीं आती थी? यस सर। अब प्रूफ करने के लिए जब आती थी तो जान निकल जाती थी कि कैसे प्रूफ करें। अब आप समझिएगा, एक लाइन का प्रूफ है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, ये सब नाटक लिखा है हमने। आप जरा एक लाइन का प्रूफ समझिएगा, रेड पेन से यहां समझा रहा हूं कि अगर मैंने पाइप लिया है जिसका ग्रेविटेशनल हाइट यहाँ पे कम है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल हाइट ज्यादा है, तो आप बताइएगा कि हमने जो पाइप लिया है इसमें इधर चौड़ा पाइप है और इधर पतला पाइप है, तो जिधर पाइप हमारा चौड़ा होगा उधर एरिया ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी उधर क्या हो जाएगी, कम। और जिधर पाइप हमारा पतला होगा उधर एरिया कम होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो हम एक बात तो समझ गए हैं कि हमारे इस तरह के पाइप में हमारा लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है, लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है, जरा समझिएगा, इसमें हम पाइप में जब लिक्विड भेजते हैं तो हम जो लिक्विड को धक्का लगाते हैं, जैसे आपने टेबल खिसकाया और टेबल खिसका के धक्का लगाते 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 पूरे कमरे के लास्ट तक पहुंच गए, यू डिड वर्क, आप यू डिड वर्क। हाँ, तो बेटा जब आपने कार्य किया, सब सारे बच्चे समझिएगा, तो जो आपने कार्य किया, तो इस तरह के केस में जो भी हम वर्क करते हैं इधर से, इस तरह के केस में जो भी हम वर्क करते हैं लिक्विड को प्रवेश कराने में, जो भी हम कार्य करते हैं, वर्क डन, वर्क डन हमारा इसकी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ इसलिए रही है, ग्रेविटेशनल हाइट बढ़ रही है। तो कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ रही है, प्रवेश करते समय काइनेटिक एनर्जी थी v1² और ऊपर निकलते समय थी v2², तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी, वर्क हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए कैपेबल है। व्हाट यू डिड वर्क, दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी चेंज एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल वाली, ρgh2 हो जाएगी, इनिशियल वाली ρgh1 हो जाएगी। तो ये चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और वर्क डन कितना होगा, अभी अभी मैंने पढ़ाया है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। सारे के सारी चीजों में, सारे के सारी इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और बेटा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। हम पूरे के पूरे फ्लूइड में बात करेंगे केवल पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, जस्ट मैंने अभी ऊपर आपको समझाया कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है बेटा, ऊपर जस्ट समझाया, प्रेशर अप्लाइड के बराबर होता है। देखिए
ऊपर आपको मैंने जब समझाया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, ये किसके बराबर होता है बेटा? प्रेशर अप्लाइड के बराबर होता है। तो इसका मतलब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर अप्लाइड के बराबर है। तो हम अपने इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारे पास जितना भी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं बेटा, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा P1 माइनस P2। अब एक सवाल उठता है कि हम P1 वाला बड़ा क्यों लेंगे और P2 वाला? P1 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे है, तो हम P1 बड़ा इसलिए लेंगे क्योंकि हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा हम लिक्विड को फ्लो कराते हैं। बर्नौली थ्योरम भाई साहब एक ही लाइन का प्रूफ है केवल। अब आप बताइए, सारे 1 वाले लेफ्ट ले आइए और 2 वाले राइट ले आइए, बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है कि नहीं? बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो हमें लगता है कि आपको एक लाइन में पूरा का पूरा ये बर्नौली थ्योरम में कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। ये सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। हमने जितना वर्क किया पर यूनिट वॉल्यूम, ये वर्क हमारा पाइप में लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, और इसके पाइप में लिक्विड फ्लो की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा रहा है। तो हमने जो वर्क किया वो आपको याद रखना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग P1 माइनस P2 कहते हैं, नेट वर्क डन, क्योंकि जाने में वर्क ज्यादा होगा और निकलने में कम होगा। हम लोग नेट वर्क डन कहते हैं जितना हमने किया। बच्चों मुझे लगता है कि अब आप अपने इस फॉर्मूले से केवल एक काम कर लीजिए, ये P1 अलग कर लीजिए और हाफ रो V1 अलग कर लीजिए, और बेटा रो GH1 अलग कर लीजिए, और उधर P2 ले जाइए, उधर आपका हाफ रो V2 हो जाएगा, और बेटा ये आपका रो GH2 हो जाएगा। डन, काम खत्म हो गया। इतना ही सा प्रूफ है बेटा। डायग्राम सही बनाइएगा। कुछ बच्चे तो डायग्राम ऐसे बना देते हैं, बताओ जरा, बताओ ये डायग्राम सही है कि गलत है? ये डायग्राम हमारा कुमार मित्तल में दिया है, हर किताब में दिया है, ये डायग्राम हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर कह दिया P1 ज्यादा है P2 कम है, तो आपने तुरंत अगर कह दिया तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी घटने लगी। तो जो वर्क डन आपने जो किया ना, जो आपने वर्क डन किया बेटा, इसीलिए तो समझ में नहीं आता ये। आपने जो वर्क डन किया उसने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं पाया, उसने काइनेटिक एनर्जी घटा दिया, उसने काइनेटिक एनर्जी बेटा घटा दिया। तो हर किताब में डायग्राम यही दिया रहता है। तो यार ऐसा करो ना कि आप व्हाट यू डिड वर्क, जो वर्क करो वो हम लिक्विड के फ्लो करने में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दें और हम पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा दें, तो हमारा डायग्राम परफेक्ट रहेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हाइट बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती दिख रही है, और वेलोसिटी हम एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ती दिख रही है हमको। बोलो बेटा, डन हो गया? फाइका बताओ। यस सर। और सारे बच्चे बताइए। यस सर। फाइका ने टाइप किया था कि स्कूल में समझ में नहीं आया था। तो इसका मतलब हो गया कि फ्लोइंग लिक्विड हमारा एनर्जी एवरी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे एनर्जी जो होता है फ्लोइंग लिक्विड में, वो हमारी एनर्जी एवरी पॉइंट पे फिक्स रहती है। हर किसी पॉइंट पर हमारी एनर्जी फ्लोइंग लिक्विड की सम ऑफ टोटल एनर्जी जो है वो हमारा फिक्स रहेगा। किसी भी बिंदु पर निकालो तो ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पूरे के पूरे इस इक्वेशन को हम रो जी से डिवाइड कर दें तो ये वाला टर्म जो होता है ये हमारा प्रेशर हेड कहलाता है, ये वाला टर्म हमारा कहलाता है बेटा, ये वाला टर्म कहलाता है हमारा वेलोसिटी हेड, और ये वाला टर्म कहलाता है ग्रेविटेशनल हेड। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने यहाँ पे रो जी से डिवाइड कर दिया है। तो लर्न प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड। बेटा न्यूलाइट के पेपर में आपको सवाल इन तीनों हेड पर मिलेगा, लेकिन 34 ईयर में ये तीनों हेड आपके किसी भी किताब में, मतलब किसी भी पेपर में आपको नहीं मिलेंगे। एक्चुअली क्या होता है, हमने अपनी टोटल एनर्जी को 3 हेड में डिवाइड कर दिया है। हमने पूरी एनर्जी को, एक फालतू का टर्म लिया है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये हेड का क्या मतलब है, बताइए कोई ये वेक्टर का हेड है कि क्या है? तो मतलब ये पूरे, जैसे आपके पापा ने आपको हॉस्टल में आपको 10,000 रुपए भेजे, आपने उसमें से 5,000 रुपए टिफिन वाले को दे दिए,
उसमें से 3,000 रुपए आपने बेटा दूध वाले को, फल वाले को दे दिए, 2,000 रुपए आपके पास बचे, वो आपने अपने खर्च के लिए, रोज के खर्च के लिए निकाल दिए। तो 3 हेड बना दिए आपने, एक टिफिन वाला, एक फल फ्रूट वाला वाला हमारा, और एक बेटा हमारा अपने ऊपर खर्चा। तो आपने 3 हेड, कुल एनर्जी को हमने तीनों हेड में डिवाइड कर दिया। अब आइए बेटा, अब आइए, अब आइए, अब आइए बेटा, लैग हो रहा है, वॉइस लैग कर, हेलो हेलो हेलो, सही है सर, सही है। हेलो हो जाता कभी कभी नेट के। हाँ सर, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होते हैं। आइए बेटा, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल पाइप में लगाने जा रहे हैं बर्नौली थ्योरम। तो बेटा एक पाइप बनाया, और इस पाइप में हमने हॉरिजॉन्टल बनाया, तो यहां याद रखिएगा भाई साहब कि आपकी जो ये वाली हाइट है ना, ये वाली जो हाइट है, ये वाली, ये हाइट बराबर है बिल्कुल, मतलब पाइप की हाइट ये वाली एकदम बराबर है। तो कहते हैं कि H1 बराबर H2 अगर कर लेंगे पूरे पाइप में, तो ग्रेविटेशनल हेड यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कट जाएगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी कट जाएगी बेटा, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन में P1 प्लस हाफ रो V1 बचेगा, और P2 प्लस हाफ रो V2 बचेगा। अब एक बात बताइएगा बेटा सारे बच्चे, इधर चौड़ा पाइप है, इधर पाइप आपका चौड़ा है, तो पाइप आपका ब्रॉड है, तो जिधर पाइप का एरिया ज्यादा होता है, इधर पाइप का एरिया ज्यादा होता है, तो उधर हमारी कॉन्टिन्यूटी कहती है कि वेलोसिटी कम हो जाएगी। और अगर कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल कहता है कि वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो आपने अभी अभी क्या प्रूफ कर दिया है, अभी अभी आपने प्रूफ किया है कि जहां पे वेलोसिटी कम होती है वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल में बर्नौली थ्योरम। तो इसका मतलब है यहां पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पतले पाइप में एरिया की वैल्यू हमारी कम है, वेलोसिटी की वैल्यू बेटा हमारी ज्यादा है, और पतले वाले पाइप में प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम इस जगह पे एक्स पॉइंट पे आपको समझा सकते हैं ये सारी बातें, और वाई पॉइंट पे समझा सकते हैं ये सारी बातें। बता दीजिए किसी भी हॉरिजॉन्टल पाइप में, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, हॉरिजॉन्टल केस में कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, कहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, उसके बेसिस पर हम समझ लेंगे। पक्का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो वो भी ले लीजिए आप। ठीक है बच्चों, बच्चों आगे बढ़ जाइए। आंधी में छत का उड़ना, आंधी आई और छत, छत मकान बना हुआ है, देखिए आंधी में छत का उड़ना, ये हमारा मकान बना है, मकान बना है, तो मकान में जो छत है ना बेटा, टिन शेड है, तो छत में हम नीचे, घर के नीचे देखेंगे तो आंधी नहीं चल रही है, तो घर के नीचे की वेलोसिटी V1 0 है, और ऊपर देखेंगे तो छत के ऊपर आंधी चल रही, तेज आंधी है, तो ऊपर आपकी तेज आंधी है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और ऊपर अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो प्रेशर ऊपर कम हो जाएगा, और नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा P1, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, हमने कह दिया V2 की वैल्यू ज्यादा, तो फिर इसका मतलब है P2 की वैल्यू कम। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, हवा तेज चलेगी तो लोगों की घर की छतें, लोगों के घर के ऊपर, छत के ऊपर पड़े हुए पेपर, लोगों के घर में छत के ऊपर सोलर पैनल, छत के ऊपर टीन, छत के ऊपर कोई भी चीज पड़ी हुई है, दफ्ती पड़ी है, वो सब उड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर हवा बड़ी तेज चलती है। तो जब आंधी आती है तो भाई साहब हमने तो कई बार देखा है कि आंधी आ रही है तो पेपर जो जमीन पे पड़े हैं वही उड़ने लगे, तो जमीन पे पड़े हुए पेपर, पॉलीथीन भी उड़ने लगे। अरे यार, उनको उड़ने की क्या जरूरत थी? ऐसा है कि ऊपर हवा का फ्लो ज्यादा है, ऊपर एयर का ब्लो ज्यादा है, तो ऊपर आपका प्रेशर कम हो जाएगा, तो पेपर के नीचे का भी प्रेशर बढ़ जाएगा। हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर आप लोगों ने उड़ते देखा है, तो हेलीकॉप्टर जब होता है बेटा, तो हेलीकॉप्टर में इतनी तेज पंखा चलाया जाता है, मतलब आप ये मान के चलिएगा, हेलीकॉप्टर जब उड़ाया जाता है ना बेटा, तो इतनी तेज पंखा चलाया जाता है कि
जब हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है तो इतनी तेज पंखा चलाया जाता है, कहानी ऐसी होती है कि पंखा आवाज आ रही? ये दिख रहा है बेटा हेलीकॉप्टर? यस सर। अब ये हेलीकॉप्टर में पंखे का क्या काम है? पंखे का काम होता है कि आंधी की तरह एयर को ऊपर चलाना। तो एयर हमारी आंधी की तरह ऊपर चलेगी तो ऊपर प्रेशर, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा और नीचे आपका हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो अपने आप ये एयर टेक ऑफ करने की पोजीशन पे आ जाता है, अपने आप टेक ऑफ करता है। समझ में आ गया बच्चों? तो हेलीकॉप्टर में आपने देखा होगा कि रनवे पे हेलीकॉप्टर में कोई पहिया नहीं लगा होता है कि रनवे पे पहले दौड़े हो। डन? आगे बढ़ने? यस सर। तो पीछे वाला डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है। पीछे वाला तो वो हमारा ब्रेक लगाना है, डायरेक्शन करना है। ब्रेक भी तो लगाते हैं हम लोग, इससे घुमाते, कोई वहां स्टीयरिंग तो है नहीं, पहिया घुमा दिया। तो बच्चों ये हमारा जहां पे हेलीकॉप्टर है, जहां है वहीं से उड़ने लगता है। मतलब अगर हम इसके वीडियो में देखें तो ये हेलीकॉप्टर साइकिल कैसे आ गई? ऐड आया सर। अच्छा अच्छा, ये वीडियो देखें तो हम लोग देखें बेटा हेलीकॉप्टर हमारा जैसे ये देखिए जिस जगह पे है उसी जगह पे वो नीचे जंप करेगा, उसी जगह से बेटा वो टेक ऑफ करेगा। कुल मिला के हमारा रनवे नहीं है। तो बेटा हेलीकॉप्टर का कमाल होता है ये बर्नौली थ्योरम। और बेटा ऐसे ही अगर हम आपको बताएं कि एरोप्लेन होते हैं ना, एरोप्लेन होता है बेटा, एरोप्लेन में भी यही चीजें होती हैं। अगर हम बात करें एरोप्लेन की तो एरोप्लेन भी हमारा ऐसे ही चलता है। मतलब अगर बेटा आप लोग ना, अगर आप एरोप्लेन का कोई वीडियो देख लीजिए, आप आ रहा है बेटा? मान लीजिए आप एरोप्लेन का वीडियो देखिए बेटा, मान लीजिए एरोप्लेन हमारा है बेटा ये, लेकिन अभी ये एरोप्लेन हमारा टेक ऑफ कर रहा है। ये देखिए बहुत तेजी से एरोप्लेन हमारा, ये देखिएगा। अब ये एरोप्लेन हमारे जो विंग्स होते हैं, ये वाले जो विंग्स होते हैं, इनका शेप बना हुआ है, स्पेशल शेप। देखिए अभी चल ही रहा है, अभी देखो ये अभी जो है चल रहा, अभी देखो अभी इसमें जो है टेक ऑफ नहीं कर रहा है। देखो जमीन पे देखिएगा बेटा, देखिएगा इसके पैर उड़, अरे ये देखिएगा बेटा, बहुत तेज चलता है, बहुत कम दिखाया गया, बहुत फास्ट चलता है ये। अब देखिएगा अब आप लोग, और ये देखिएगा, ये देखिए है लिफ्ट किया, देखो बेटा, और विंग ने डायरेक्शन बदली अपनी। ये देख रहे हैं ये वाली, ये देखो ये विंग देख रहे हैं बेटा आप लोग? यस सर। तो ये विंग ने डायरेक्शन बदली है। बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। ये देखिए विंग देखो, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है इसमें विंग में। देखो ये पर होते हैं, ये भाई फ्लैप होते हैं, ऐसे होते रहते हैं। ये देखिए, अब ये आपका देखो ऊपर देखो चेंज हो गया, ये देखिए। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो एरोप्लेन का, हाँ ये जो शेप दिया जाता है एरोप्लेन में, जैसे छत का उड़ने वाला केस हमने बता दिया आपको। अब आप देखिएगा छत के उड़ने वाला केस के बाद अब आप पहले एरोप्लेन देख लीजिए आप बेटा। ये एरोप्लेन होता है। एरोप्लेन में जो हवा होती है ना ऊपर, ये हवा जो होती है बड़ी तेज चलती है। तो ऊपर एयर की वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर हमारी वेलोसिटी ज्यादा और प्रेशर लो हो जाता है। ये दोनों पॉइंट देखिए बच्चों, ये दोनों पॉइंट देखिए। प्रेशर लो रीजन आ जाता है वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हम लोग बर्नौली थ्योरम का ये स्टेटमेंट जानते हैं। और नीचे की वेलोसिटी हमारी कम होती है
तो हाई प्रेशर रहता है। तो विंग का शेप कैसे दिया जाता है बच्चों? ये विंग का शेप बनाया जाता है, ये यहाँ पे ढाल दिया जाता है ना। और बेटा ये आपका ढाल दिया जाता है, और देखो बेटा ये आपका ऐसे 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 ऐसे, और ये देखिए मतलब ये स्लोप बनाया जाता है ऑन, मतलब बिकॉज ऑफ दिस स्लोप हम ये बात समझ सकते हैं कि हमारा जो प्लेन होता है उसके जो विंग होते हैं वो स्पेशल शेप के बनाए जाते हैं ताकि ऊपर की एयर का कटान और आपको वेलोसिटी ज्यादा दे पाए। बच्चों बता दीजिए, आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. तो ऊपर की एयर लुढ़कने लगती है, सारे बच्चे टाइप कर दीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ना एरोप्लेन का Yes. उड़ना। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ये हमारा मैग्नस इफेक्ट है। मैग्नस इफेक्ट होता है, ये मैग्नस इफेक्ट होता है। देखिए ये मैंने पीपीटी बनाई है आपके लिए स्पेशली। जैसे मैग्नस इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, जैसे हम अगर बात करें, बेटा, तो हमारी जो बॉल रोटेट करती है, जो बॉल घूम रही है, ये बॉल हमारी जो घूम रही है बेटा, ये बॉल हमारी रोटेट कर रही है और ये वेलोसिटी दी गई है, ये आपका v दिया गया है आर ओमेगा। तो ऊपर हमारी जो एयर है, जैसे बॉल फेंकते हैं, जैसे कभी आपको देखना हो कि आपको एयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। अगर आपको एयर चल रहा है कि नहीं चल रहा, अगर आपको ये देखना है बेटा, तो आपको एयर चल रहा है कि चल रहा है कि नहीं ये देखना है बेटा। इसका मतलब जानते हैं कि ऐसा करो कि बाइक ले लो, बिल्कुल गर्मी है, जून की गर्मी, और बाइक ले लो और एयर चल ही नहीं रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है एयर है ही क्या, आपको लग रहा है यार हवा का एक तिनका भी नहीं है, कुछ चले हवा तो पसीना सूखे हमारा। तो हमने बेटा देखा कि बाइक लेकर शर्ट के बटन खोल लीजिए आप, और फिर आप चलाइए बाइक, तो पता चलने लगेगा कि रिलेटिव मोशन से एयर पीछे जा। बोलो बच्चों, क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि हमारी बॉल जब आगे जाएगी, हमने बॉल फेंकी है स्विंग कराने के लिए, तो प्लेयर जब आपका बॉल फेंक रहा है, तो प्लेयर बॉलर से बैट्समैन की तरफ बॉल जा रही है, लेकिन एयर जाएगी बैट्समैन से बॉलर की तरफ। तो बताओ ये चित्र में क्लियर हो गया? ये ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, क्या आपको ये डायग्राम में क्लियर हो गया है कि हम डायग्राम में कह दें कि ऊपर की ओर हमारी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस आर ओमेगा एयर के रिस्पेक्ट में। आर ओमेगा क्यों किया हमने, बताइए आर ओमेगा क्यों किया? बॉल रोटेट कर रही है ना वहाँ पे। क्योंकि बॉल हमारी rotate रोटेट कर रही है, और Yes. रोटेटरी मोशन से आर ओमेगा प्लस वेलोसिटी हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी, प्लस यू है वेलोसिटी किसकी, एयर की, और नीचे आ जाएगी आर ओमेगा माइनस यू। बॉल ज्यादा तेज जा रही है, तो बेटा कुल मिलाकर नीचे की वेलोसिटी कम, तो नीचे का प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा, और ऊपर की वेलोसिटी जो होती है बेटा वो आपकी क्या होती है, ऊपर की वेलोसिटी जो होती है वो आपकी बेटा ज्यादा, तो ऊपर का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ऊपर कम प्रेशर है, नीचे ज्यादा प्रेशर है, तो बॉल को कायदे से ब्लैक वाले पाथ पे आना चाहिए था, लेकिन बॉल ब्लैक वाले पाथ पे ना आके जैसे ही टप्पा खाएगी वैसे ही ऐसे निकल जाएगी या ऐसे निकल जाएगी। बॉल हमारे रेड पाथ पे जाएगी, अपना पाथ कर्व वाला पाथ बदल देगी, तो तुरंत विकेट में घुस जाएगी। आप बात समझ गए बच्चों? Yes, sir. चलिए बेटा, इसका मतलब हम लोग को बॉल वाला केस तैयार हो गया। ये अब आइएगा वेंचुरी मीटर। अब वेंचुरी मीटर के पहले ये देखिए, एक PYQ में क्वेश्चन आया था, अगर हम बात करें बेटा तो हम आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
देखो बेटा ये क्वेश्चन, ये घर के ऊपर हमारी जो है, घर के ऊपर बेटा ये हमारी V2 है और ये तेज आंधी है, और V2 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। बेटा नीचे की वेलोसिटी हो जाएगी 0, ये प्रेशर है P1। तो अगर लगा देंगे हम लोग बर्नौली थ्योरम, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हम जानते हैं बेटा ये V1 हो जाएगा 0, तो P1 नीचे और P2 ऊपर, इसका प्रेशर का अंतर आ जाएगा बेटा। तो कई बार कहा जाता है कि थ्रस्ट जो होता है बेटा, ये प्रेशर डिफरेंस हो गया हमारा टॉप और बॉटम में, मतलब यहाँ प्रेशर ज्यादा और यहाँ प्रेशर कम। P1 की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से नीचे से हमें थ्रस्ट मिलेगा और इसीलिए हमारी टीम जो है वो उड़ जाएगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हम फोर्स या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया लिखेंगे, और छत का कितना एरिया दिया गया है आपको, छत का बेटा एरिया दिया गया है हाफ रो V2 स्क्वायर इंटू ए आ जाएगा, और डेंसिटी आपको 1.2 होती है, 1.29 होती है, ये लिखी हुई है। और बेटा ये V2 का मतलब है 40 का स्क्वायर कर देंगे, और एरिया का मतलब है आपको पास 250 का स्क्वायर। कोई यूनिट बदलना नहीं, सीधे आंसर आपको लेना है। और आंसर बेटा शायद आप लोगों का आंसर जल्दी बताइए। पहली बात तो अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा, तो हमारा आंसर वह सेकंड वाला आएगा, और वो भी अपवर्ड यस सर, है। मेरा भी है सर। बच्चों हम अगली बात पे बेटा आ जाते हैं। तो मतलब सवाल हमारा इस तरीके का बड़ा आराम से आ जाता है। और देखिए बेटा हम लोगों ने अगली बेटा बात है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंस्ट्रूमेंट आपका फ्लो रेट निकालने के काम में लाता है। हम बेटा वेंचुरी मीटर से फ्लो रेट निकालते हैं, और वेंचुरी मीटर से जब हम फ्लो रेट निकालते हैं तो वेंचुरी मीटर बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड होता है। ये हकीकत का डायग्राम है, इसमें हमने व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है। इधर ज्यादा चौड़ा पाइप होता है, इधर कम चौड़ा पाइप होता है। तो दोनों तरफ हमारी वर्टिकल जो ट्यूब होती है ना, वर्टिकल ट्यूब में प्रेशर डिफरेंस होता है। तो जरा समझिएगा, कहानी समझिएगा। ऐसे ये वाली कहानी देखिएगा, इधर एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी कम तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा। तो पक्का हो गया, इधर एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं बर्नौली थ्योरम में ये प्रेशर हमारा ऐसे मैनेज किया जाता है। जिधर वेलोसिटी कम होती है उधर आपका प्रेशर ज्यादा होता है, बर्नौली थ्योरम कहती है। तो दो थ्योरम लग रही है यहाँ पे, एक कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल लग रहा है, एक बर्नौली थ्योरम लग रही है। जरा बताओ पतले पाइप में क्या होगा? सर पतले पाइप में क्या होगा बताओ? पतले पाइप में एरिया कम, वेलोसिटी ज्यादा, पतले की तरफ, और बेटा प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हमको ये पता है बर्नौली थ्योरम। तो प्रेशर किधर कम है? जिधर पाइप हमारा पतला है। तो हमारी वर्टिकल ट्यूब जो है ना, उसमें पानी जो चढ़ेगा, यहां कम हाइट तक चढ़ेगा और यहां पे ज्यादा हाइट तक चढ़ेगा। ये वाली हाइट आपकी ज्यादा हो जाएगी। बताइए दोनों में कितना डिफरेंस आएगा? H1 और H2 अगर निकालेंगे तो ये H का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी प्रेशर डिफरेंस हमने निकाल दिया H के बराबर होता है। तो बेटा अब इसमें बर्नौली थ्योरम लगाइए। बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो बी वाले पॉइंट पर बर्नौली थ्योरम जब अप्लाई करेंगे एक्स वाले पॉइंट पर और वाई वाले पॉइंट पर। एक्स पॉइंट कौन सा है? ये एक्स ट्यूब है, और ये वाई का मतलब ये वाई ट्यूब, पतली वाली ट्यूब। तो एक्स वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगी एनर्जी? P1 प्रेशर एनर्जी, हाफ रो V1 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। P2 प्रेशर एनर्जी, पतले वाले पाइप में हाफ रो V2 स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी पतले वाले में। अगर हम P1 माइनस P2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, रो G H1
रो GH2 हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर। यहां से अंदर से V1 कॉमन ले लो, V1 कॉमन ले लोगे तो V2 अपॉन V1। कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल कहता है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो V2 अपॉन V1 की जगह पे क्या रख देंगे, A1 अपॉन A2। हमने पुट कर दिया यहाँ पे, देखिए A1 अपॉन A2। और रो रो क्या हो गया, कैंसिल, H2 माइनस H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा H की वैल्यू, प्रेशर का डिफरेंस है, हाइट की वैल्यू। तो बेटा हम लोगों को कुल मिलाकर यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई। और A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर हम इधर लाएंगे तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर आ जाएगा। तो बताओ ये करके दिखाएं कि आपको कैलकुलेशन जरा देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। और सब बच्चे देख लीजिए कि A1 अपॉन A2, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर आएगा, और A2 स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो हमारे पास 2GH और A2 स्क्वायर अपॉन इससे डिवाइड कर देंगे तो ये V1 की वैल्यू आ जाएगी। रूट ले लेंगे बेटा तो अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे, और अंडर रूट आ जाएगा तो ये V1 का मतलब हो गया, ये हमको वेलोसिटी कहाँ पे पता चल गई है, जो लिक्विड भर रहा है, ऑन कमिंग लिक्विड आ रहा है, जो लिक्विड हमारा ट्यूब में आने वाला है। तो आने वाले लिक्विड का फ्लो रेट निकाल लो। तो जब फ्लो रेट निकालेंगे तो फ्लो रेट का इकलौता फॉर्मूला होता है AV, और A1 V1 करेंगे तो आने वाले का निकल आएगा, और उतना ही जाने वाले का होता है, तो चाहे A2 V2 कर लो। लेकिन हमको V1 पता चल गया है तो हम A1 V1 कर लेंगे। तो बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला हमारा ये वेंचुरी मीटर देता है A1 A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। किसी भी वेंचुरी मीटर में A1 पता होना चाहिए, A2 पता होना चाहिए, और दोनों ट्यूब के बीच में कितना अंतर है प्रेशर का यानी हाइट का, ये पता होना चाहिए। अगर तीनों बेटा बातें मालूम है आप लोगों को तो आप यहाँ पे वॉल्यूम का फ्लो रेट निकाल सकते हैं। तो किसी भी वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं हार्ट कैपिलरीज में, या हमारी आर्टरीज होती हैं, या यूरेनल ब्लेडर होता है तो यूरिन का फ्लो रेट निकालते हैं, बीमारी होती है लोगों को, बड़े एज में जाने पे प्रोस्टेट की बीमारी होती है तो यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, तो उसको चेक करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए हम यहाँ पे बेटा इस वाले मेथड से फाइंड करते हैं बेटा, यहाँ पे H निकालते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, H। डॉक्टर साहब क्या कैलकुलेट करते हैं, H, और पाइप का उनको डायामीटर पता रहता है, तो जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया उसका डाया वाया पता है, तो तुरंत वो तीनों बातों को जानकारी करके यहां रख देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर निकल आता है। क्लियर हो गया बच्चों? बर्नौली थ्योरम हो गई, बर्नौली थ्योरम के सारे एप्लीकेशन हो गए, बर्नौली थ्योरम का केवल एक एप्लीकेशन नहीं हुआ है और वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स दे, ये जो चीजें हैं हम लोग की, ये आपकी बेटा हम कल वाली क्लास में हम आपको पीपीटी देकर हम आपको आज एक शीट शेयर कर लें बच्चों, यस सर। करेंगे आप लोग? कर दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। एक मिनट, यहाँ पर जो है, चलो खैर शीट अभी है, दिख नहीं रही इसमें, हम आपको बेटा ग्रुप पे डालते हैं, ठीक है? तो चैप्टर इज फाइनली ओवर, केवल वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स नहीं है ना, तो हम आपको ग्रुप पर डालते हैं बेटा अरेंज करके, ठीक है बच्चों? बेटा बेटा आवाज नहीं आ रही। टॉरिसेली थ्योरम, अरे भाई, अरे बेटा क्या गड़बड़ कर रहे हो बच्चों? जो टॉरिसेली थे उन्होंने अलग से, मैंने आपको टॉरिसेली का नाम नहीं बताया है, लेकिन मैंने आपको टॉरिसेली थ्योरम के बारे में सारी बातें सिखा दी।
एक्चुअली टॉरिसेली जो थ्योरम होती है बेटा, कोई बच्चा बताएगा? बताइए। मैंने अलग से नाम नहीं बताया है। सर एंगल स्ट्रेन निकालते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, यही है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। क्या कर रहे हो? हमने एफ्लक्स, बस बेटा यही है। अभी रूट लेकर, ये बॉक्स लेकर, यहां से पानी, ये टॉरिसेली ने बताया है। बर्नौली थ्योरम के बाद जो लाइन बोली है वो टॉरिसेली ने बोली है। मैं बस यहां पे बोल दे रहा हूं। चलो, टॉरिसेली मतलब बर्नौली थ्योरम के बाद जो अगली जो लाइन है बेटा, वो टॉरिसेली थ्योरम। ठीक है बेटा? तो हम आपको ये चीज जो है, ओके सर। आइए देखिए बेटा, यहां पे देखिए, देखिए मतलब बहुत ज्यादा वैसा बड़ा नहीं है। यहाँ पीपीटी हमने बनाई नहीं थी इसकी। ये देखिए, किसी भी ड्रम में, किसी भी वेसल में एक लिक्विड आपका भरा हुआ है एच हाइट, पूरा पानी भरा है, और हम उसमें एक होल करते हैं, इसको ओरिफिस कहते हैं, और इस होल से हॉरिजॉन्टली लिक्विड बाहर निकलता है। इसको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। और हमें निकालना है पहली बात वेलोसिटी, दूसरी बात कितनी रेंज पे हमारा लिक्विड गिरा, और तीसरी बात निकालनी है बेटा कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। बच्चों, बी वाला पॉइंट हमारा यहां से कितना ऊपर है, और हम इसको पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल मान लेते हैं। और बेटा हम बर्नौली थ्योरम की वैल्यू लगाए, अप्लाई करें, तो ए वाले पॉइंट पर कितना प्रेशर है, सराउंडिंग, और बी वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर है जब छेद हो जाता है लिक्विड में, तो सराउंडिंग प्रेशर। ए वाले पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है लिक्विड की, 0, और ए वाले पॉइंट पे लिक्विड का कितना बेटा हाइट हो जाएगी, कैपिटल एच। बी वाले पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर कितना है, T0 सराउंडिंग। बी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितना है, v2 स्क्वायर निकालना है, और कितनी हाइट है बी वाले पॉइंट की, ग्राउंड से निकालेंगे। बेटा सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा रो जी कैपिटल एच इक्वल टू आ जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर, और प्लस बेटा आ जाएगा रो जी कैपिटल एच और रो जी स्मॉल एच आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास बेटा क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर इक्वल टू रो रो कैंसिल, हम लोग 2GH आ जाएंगे। तो फ्रीली फॉलिंग कोई भी बॉल हमारी अगर है, तो ऐसे लगता है कि मानो H ऊंचाई से हमने इस वाली बॉल को ग्राउंड पे भेज दिया है, और ग्राउंड पे टच करने से पहले इस वाली बॉल के अंदर कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, u स्क्वायर प्लस 2GH से निकाल दिया हमने। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में हम इसको लर्न कर लेते हैं। बेटा एक बात समझिएगा सारे बच्चे, जिसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आप। टॉरिसेली ने ये बताया था, ये टॉरिसेली थ्योरम ही कहा जाता है। ये रिजल्ट वाज गिवन बाय टॉरिसेली, और इसको हम लोग कहते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो होती है वो हमेशा इस बात पे डिपेंड करती है बच्चों। टॉरिसेली ये कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इस बात पे डिपेंड करती है कि अगर हम होल यहां करें, यहां करें, यहां करें, H1, H2, H3, हम होल कहां करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हम होल कहां करते हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। हम लोग होल कहां करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। हम आपको भेज देंगे बेटा, मुझे याद आ गया आयुष, ठीक है बेटा। होल कहां पे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिक्विड गिरेगा कि यहाँ सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी होगी बेटा। रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी बताइए, जिसकी H ज्यादा होगी। बताइए सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, V3 की सबसे ज्यादा होगी। बच्चों क्लियर होगी बात, बच्चों बात क्लियर हो गई आप लोगों को?
ये टॉरिसेली थ्योरम होती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, वाटर के फ्री सरफेस से जो हाइट ली जाती है, यहां से हाइट ली जाती है, इस एच पे डिपेंड करती है, एच पे। तो बेटा ये जो आई आपकी हाइट है ये। अच्छा बेटा टाइम अगर निकालना है तो आप यहाँ पे वर्टिकल मोशन ले लो, मतलब आप यहाँ पे ड्रॉप को, पानी को वर्टिकली गिरा दीजिए, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है, और हाइट कितनी है वर्टिकल। तो हम यहाँ पे अगर टाइम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा √2 टाइम्स वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाई जी। कैसे आया ये, h = ut प्लस हाफ GT, और हमारा वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, और h की जगह पे हमारी हाइट ग्राउंड से हो जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, और हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो टाइम आ गया। अब अगर हमें निकालना हो कि कितनी दूर गिरेगा, रेंज निकालना हो, तो पानी कितना दूर गिरेगा, रेंज अगर निकालना हो, तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये वाली, और टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × कैपिटल H और डिवाइडेड बाई G आ जाएगा। दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो बेटा 2 × G और बेटा कैपिटल H माइनस स्मॉल h आ जाएगा, और बेटा ये G हो जाएगा। आपके पास 2 2 है, जी कट जाएगा, तो 2 एक बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर स्मॉल h कैपिटल H माइनस ये आ जाएगा। अब कहने का क्या मतलब है बेटा, हम लोग जानते हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास कोई भी सवाल आता है तो हमारी जो x रेंज है वो हमारी h पे डिपेंड करती है। x डिपेंड्स ऑन h, यानी वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स भी h पे डिपेंड करेगा, होल कहां किया जा रहा है, और ये भी h पे डिपेंड करेगा। तो हमने इसमें डबल डिफरेंशिएशन करके, एक बार डिफरेंशिएट करके दोबारा डिफरेंशिएट करके हम अगर निकालें, तो मैं डिफरेंशिएशन की 2 लाइन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपसे कह रहा हूं बेटा एक बात बताइएगा, पानी जैसे जैसे गिरेगा बच्चों, पानी जैसे जैसे यहां से गिरेगा, बच्चों बताइए पानी के गिरने की रफ्तार से h कम होगा या कैपिटल H कम होगा? जरा बताओ, पानी नीचे गिरता जाएगा तो h घटेगा कि कैपिटल H घटेगा? सर ग्राउंड से हाइट दोनों घटेंगे, यस सर। लेकिन आपकी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स डिपेंड करती है स्मॉल h पे कि कैपिटल H पे? स्मॉल h पे डिपेंड करती है। इसका मतलब आप अपनी इस इक्वेशन को बेटा, ये इक्वेशन जो आपकी आई है √ रेंज वाली इक्वेशन, क्या इक्वेशन आई है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दो x/dh, तो डिफरेंशिएट करके एक बड़ा रिजल्ट आएगा। तो मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन वाला रिजल्ट नहीं करा रहा हूं, सीधे समझ लीजिए कि अगर पानी की टंकी में होल किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल h हाइट तक पानी भरा हुआ है, होल एकदम किया जाए आधी हाइट पर, तो अगर आधी हाइट पर किया जाएगा तो सबसे ज्यादा रेंज मिलेगी बच्चों। आया? तो अगर रेंज की वैल्यू कोई पूछे कि बताओ रेंज क्या होगी, तो हमारे पास आ जाएगा √h की जगह हम यूज कर लें बेटा, यहां पर स्मॉल h की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा बताइए कैपिटल H/2 और h माइनस कैपिटल H/2, और सॉल्व करने पे आ जाएगा h आ जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज जो हमारी किसी भी टैंक में पानी की आती है वो कैपिटल H आती है। बच्चों क्लियर हो गया? बताइए। यस सर। मैक्सिमम रेंज हो गया, सारी चीजें हो गई, विस्कोसिटी हो गई, सारी बातें हो गई। मुझे लगता है कि हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब हम आपको शीट शेयर कर सकते हैं बच्चों, बताइए कर सकते हैं? ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, जरा देख लीजिए सारी बातें हो गई, वाई टाइप कर दीजिए पक्का। मैंने सारी बात, मैंने केवल एक बात छोड़ी है कि 2 ट्यूब को सीरीज में लेना और 2 ट्यूब को पैरेलल में लेना, और मैं पॉइसन फॉर्मूला मैंने छोड़ा। तो मैं पॉइसन फॉर्मूला आपको ना, मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि पॉइसन फॉर्मूला जो होता है उसके बाद का एप्लीकेशन नहीं करिएगा। केवल पॉइसन फॉर्मूला होता है कि किसी भी पाइप में जब लिक्विड फ्लो करता है बेटा,
तो जितना हमारा पाइप में प्रेशर का डिफरेंस लगाया जाता, बिना प्रेशर डिफरेंस के कोई लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। पहली बात, लिक्विड का जो पाइप का रेडियस है वो ये है, और लंबाई पाइप की बेटा वो हमारी एल है, और जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डेंसिटी। बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट, पॉइसन कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। तो आप कहोगे सर वेंचुरी मीटर से क्या निकाला था? वेंचुरी मीटर से भी तो वॉल्यूम फ्लो रेट निकाला था, और वॉल्यूम फ्लो रेट हमने इससे भी निकाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर से निकालते हैं। वेंचुरी मीटर में कांस्टेंट एरिया नहीं लिया था, इसमें हमने यूनिफॉर्म पाइप लिया है। तो पाई पी आर की पावर 4, डायरेक्ट याद रखिएगा, पाई पी आर की पावर 4 और 8 ईटा एल, बस। यानी वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है वो आपका लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली। तो आप एक काम कर लीजिए, आज एक काम कर लीजिए बच्चों, कि आप एक रबर ले लीजिए बहुत लंबी, और बहुत दूर जाके दूसरे के घर में पानी लाइए, तो वहां पे पानी का फ्लो रेट आपके नल से जो है वो धीरे 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 जाएगा, और आपके यहाँ बाल्टी बड़ी तेजी से भर जाती है। कुछ तो अंतर होता है, यानी कि जो लेंथ होती है वो फ्लो पर यूनिट टाइम को बदल देती है। इसका मतलब समझ में आ गया? बेटा हमने कल स्टोक्स लॉ नहीं कराया, टर्मिनल वेलोसिटी? नो सर, ओके ओके, चलो। विस्कोसिटी वगैरह भी नहीं हुआ। अच्छा, विस्कोसिटी नहीं हुआ है? नो सर। सर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स ये सब भी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक ठीक, स्टोक फोर्स नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो कल वाली क्लास में वो कंप्लीट कर देंगे, और हम शीट एक शेयर करेंगे आपको। आज हमारा मैकेनिक्स वाला काम कंप्लीट हो गया। विस्कोसिटी वाला पार्ट, स्टोक्स लॉ वाला पार्ट और टर्मिनल वेलोसिटी वाला पार्ट जो है ये हम आपको, तो मैंने क्या नहीं कराया बच्चों, दो ट्यूब को सीरीज और पैरेलल में नहीं कराया है। तो कोई बच्चा सीरीज और पैरेलल करेगा नहीं। 34 साल में आज तक पेपर में कभी सीरीज और पैरेलल में और पॉइसन फॉर्मूले पे सवाल नहीं आया। सुन रहे हैं बेटा? समझ रहे हैं सारे बच्चे? प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। Yes, sir. 34 ईयर में कोई सवाल ऐसा नहीं आया है आपका। तो हम लोग कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं बेटा कल वाली क्लास में। आपकी क्लास लगातार चलती रहेगी, कल भी चलेगी और हो सकता है परसों भी, हो सकता है आपको मंडे ट्यूसडे, लगातार इस पूरे वीक क्लास चलती रहेगी यार, क्योंकि हम तब हटेंगे जब आपकी यूनिट ऑफ वेव कंप्लीट कर देंगे। डन, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बेटा, आपसे सर क्लास मतलब इतनी लेट हो जाती है, आई मीन 7:30 बजे, बीच में गैप ज्यादा हो जाता है हमारी क्लास ड्यूरेशन का, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा सही है। तो आपकी क्लास सर का जैसे फेवरेबल टाइम क्या रहेगा? सर जैसे केमिस्ट्री का क्लास खत्म हो बेटर उसका है 15 मिनट तक। सर हम लोग मॉर्निंग में सोच रहे थे सारी क्लासेस का, हमारा टाइम बहुत खराब रहता है एक्चुअली, ना दोपहर का टाइम मिलता है ना सुबह का टाइम मिल पाता है हम लोग को सही से। मॉर्निंग ज्यादा बेटर। अच्छा, मतलब देखो बेटा, क्लासेस शेड्यूल इस समय चल क्या रहा है आपका? कितने बजे शुरू होती है? 2 बजे स्टार्ट हुई थी आज तो। 2 से 3:30 रहती है पहली क्लास। मतलब 2 बजे से पहले तो नहीं होती है? नहीं अच्छा, अरे तो तब तो आपका टाइम बिल्कुल सही है, ये तो ऑफलाइन की तरह है। यस सर, टाइम में गैप हो जाता है सर ये। नहीं बेटा, सर तब जैसे तो केमिस्ट्री का क्लास खत्म हो उसके बाद आप अपना क्लास ले लीजिए। अच्छा नहीं बेटा, तो बेटा मेरे साथ देखो एक प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास बैचेस बहुत ज्यादा है। तो मैं हमेशा एक चीज मैंने फिक्स कर ली है बेटा, या तो हम आपके बैच में एकदम अर्ली मॉर्निंग चले जाएं, हाँ सर, या हम आपके बैच में चले जाएं हम एकदम अर्ली, हम मतलब बिल्कुल मतलब सब कुछ खत्म करके आपके बैच में आते हैं, है ना बेटा? क्योंकि बीच में बेटा वहां पे ऑफलाइन क्लास होती है ना। तो एक काम और कर सकते हैं, अगर आप लोग 6 बजे पढ़ना चाहो तो हम 6 बजे करा लें अपनी क्लास। बोलो सर, 6 बजे सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में कि शाम को? अरे नहीं, शाम को। बताओ बेटा, कभी कभी ना शाम को शाम को 6 बजे मेरे पास
मेरा जो बैच 6 बजे वाला है उसको हम 7:30 पे कर लेंगे, और आप वाला 6:30 बजे कर लेंगे। बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ यार, कोई दिक्कत नहीं सर, 6 बजे सही है सर। 6 बजे सही है। हाँ Yes, सर, sir. 2 बजे से जो क्लास होती है शिफ्ट करा दीजिए ना सर। हाँ, 1 बेटा घंटे सुंदरम क्या कह रहे हो? सर, जो क्लास 2 बजे से होती है केमिस्ट्री या बायो की, हाँ हाँ, वो अगर 3 या 4 बजे से होगी तो हम लोग जो आपके क्लास मतलब में आप गैप लोग होगा वो नहीं कंटिन्यूएशन पढ़ना पढ़ाएंगे। चाहते हो? जी सर। यस सर, मतलब गैप 15 मिनट का हो तो ठीक है, मतलब 1 अच्छा घंटा अच्छा 1.5 घंटा। अच्छा, नहीं बेटा, एक्चुअली क्या होता है ना फाइका, हम लोगों के Yes. पास पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में केवल ऑफलाइन कोचिंग होती थी, तुम तो जानते ही हो, है Yes, फाइका? हाँ। पहले केवल ऑफलाइन होती थी, अब क्या है, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, है ना? तो वर्कलोड जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब कुछ टीचर्स पे है, कुछ टीचर्स की क्लास तो हम, आपके यहाँ कौन कौन ले रहा है बेटा? सर डीपी सर आप ले रहे हैं, मनीष सर। मनीष सर ले रहे हैं, डीपी सर ले रहे हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, चलो मैनेज कराते हैं बेटा, कोशिश करते हैं कि ज्यादा गैप ना हो, ठीक है? ओके, जी जी। चलो बहुत ज्यादा आगे ही भी तो ख्याल 15। करते हैं बेटा। जी सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. पूरी कोशिश करते हैं बेटा, ठीक? Yes, sir. ठीक, बाय। Okay.